नमस्कार। आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पूर्व ऑनलाइन क्लास में हम द्रव्य तरंगों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। जैसा कि आपको बताया गया था, फोटोनों के द्वारा कणीय व्यवहार दर्शाया जाता है और इसके साथ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जुड़ा हुआ होता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में किसी प्रकार का विक्षोभ विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है और इसी आधार पर डी ब्रोगली ने विकिरण के वेद स्वरूप के विचार का पदार्थ तक विस्तार किया था और प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन जैसे पदार्थ कणीय और तरंग दोनों स्वरूप दर्शाते हैं। ऐसे कणों के गतिज व्यवहार के वर्णन हेतु फोटोन की ही भांति प्रत्येक मूल कण का एक सहचारी क्षेत्र होना चाहिए, जिसे हम द्रव्य क्षेत्र कहते हैं। और इस द्रव्य क्षेत्र से संगत तरंगें द्रव्य तरंगें या डी ब्रोगली तरंगें कहलाती हैं, जिनका साहचर्य कण के संवेग से होता है। फोटोन और विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों की भांति ये द्रव्य तरंगें संवेग और तरंग दैर्घ्य के डी ब्रोगली संबंध के माध्यम से कणों के गतिज व्यवहार का वर्णन करती हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि अगर द्रव्य से द्रव्य तरंगें एसोसिएटेड हैं, तो इन द्रव्य तरंगों के गतिज व्यवहार का वर्णन किस प्रकार किया जाए और इस व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए इनसे एसोसिएटेड जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या होगी। एक्चुअली ये जो फिजिकल क्वांटिटी जो कि इन मैटर वेव्स से एसोसिएटेड होती है, ये तरंग फलन कहलाती है। हम ध्वनि तरंगों से परिचित हैं, जिनमें उनके माध्यम में संचरण के समय दाब में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार पानी की तरंगों में पानी के पृष्ठ के ऊपर की ऊंचाई में परिवर्तन होता है। प्रकाश में उसकी तरंग के संचरण के साथ विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के घटकों का परिवर्तन होता है। तब ये प्रश्न उठता है कि द्रव्य तरंगों के समय ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसका परिवर्तन होता है। इसके अतिरिक्त ये तरंगें या परिवर्ती राशि द्रव्य क्षेत्र के कणों का विवरण किस प्रकार देती है। इन सब प्रश्नों के उत्तर द्रव्य क्षेत्र के कणों का विवरण इन सब प्रश्नों का उत्तर हम अपने अप्रगामी तरंगों के ज्ञान के आधार पर दे सकते हैं। हमें मालूम है कि चूंकि जिस प्रकार अगर कोई रस्सी दो सिरों पे बंधी हुई हो तो उन दोनों के बीच में अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती हैं, इसी प्रकार अगर जैसा कि अपन ने देखा था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में कैविटी के अंदर जो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, वो कैविटी की सीमा तक सीमित रहती हैं। इसी प्रकार परमाणु के भीतर हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से सदैव 10⁻⁸ से 10⁻⁻10 मीटर की दूरी की सीमा में स्थित होता है और सदैव इसी दूरी की सीमा में रहता है। इसकी सहचारी तरंग की परिभाषा अप्रगामी तरंगों के पदों में दी जा सकती है। द्रव्य तरंगों को अभिलक्षित करने वाली चर राशि का निरूपण x दिशा में बिंदु x पर साई x द्वारा किया जाता है।
और ये राशि तरंग फलन या तरंग आयाम कहलाती है। चूँकि एक तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के बराबर होती है, इसलिए इसी प्रकार एक द्रव्य तरंग की तीव्रता भी उसके आयाम के वर्ग अर्थात साई x होल स्क्वायर से परिभाषित की जा सकती है। हमने तीव्रता की परिभाषा साई x के मापांक के वर्ग से दी है, अर्थात साई x स्क्वायर इक्वल्स टू साई एक्स स्टार। चूँकि साई x एक सम्मिश्र राशि हो सकती है, इसलिए इसकी जो तीव्रता है साई x स्क्वायर, इसका मान साई स्टार x साई x के बराबर होगा, जहाँ पर साई स्टार x साई x की सम्मिश्र संयुग्मी राशि है। और यदि साई x वास्तविक है तो इन दोनों का मान बराबर होगा, साई x बराबर साई स्टार x होगा। और अगर ये सम्मिश्र राशि है तो उस स्थिति में दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो साई x स्क्वायर के बराबर होगा। चूँकि तरंग के आयाम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं और साई x किसी बिंदु पर कण के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता को व्यक्त करता है, अतः ऋणात्मक प्रायिकता का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अतः ऋणात्मक प्रायिकता अर्थहीन होगी, जिसके कारण प्रायिकता को साई x स्क्वायर के पदों में परिभाषित किया जाता है, जो सदैव वास्तविक एवं धनात्मक राशि होगी, क्योंकि साई x स्क्वायर इक्वल्स टू साई स्टार x साई x दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर साई x रियल है तो भी साई x स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और अगर साई x सम्मिश्र राशि है, कॉम्प्लेक्स राशि है, तो भी साई x स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होगा, अर्थात जो प्रायिकता है वो सदैव पॉजिटिव होगी। यदि स्पेस में कण की गति पर विचार करें तो तरंग फलन का मान एक्स वाई जेड पर निर्भर करता है। ये जो हमने डिस्कस किया है ये 1 डायमेंशनल केस था। अगर 3 डायमेंशनल केस हो, स्पेस हो, तो उसमें तरंग फलन तीनों दिशाओं तीनों घटकों एक्स वाई जेड पर निर्भर करेगा। अतः साई एक्स वाई जेड या साई आर का जो मान है, इसकी जो प्रायिकता है वो साई एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर या साई आर स्क्वायर होगी। इस कारण से आयतन अल्पांश अगर हम कोई कंसिडर करें, उसमें कितनी प्रायिकता होगी, तो अगर मान लीजिए आयतन अल्पांश dv इक्वल्स टू dx dy dz हो, तो इसमें कण के जो पाए जाने की प्रायिकता है वो होगी साई एक्स वाई जेड होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड स्क्वायर dx dy dz या साई एक्स वाई जेड स्क्वायर dv। अर्थात इस आयतन में कण के पाए जाने की ये प्रायिकता होगी। अब अगर हम ये जानना चाहें कि एकांक आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी है, तो उस स्थिति में dv या dx dy dz का जो मान है वो एकांक होगा, और ये जो प्रायिकता है वो हो गई p इक्वल्स टू साई एक्स वाई जेड मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अतः इस सेंस में p को हम, चूँकि p प्रायिक साई एक्स वाई जेड स्क्वायर ये प्रायिकता को रिप्रेजेंट कर रही है, और फिर हमने किसी आयतन में प्रायिकता को ज्ञात किया, और चूँकि आयतन का मान एकांक है, अर्थात एकांक आयतन की जो प्रायिकता है उसका मान p इक्वल्स टू साई एक्स वाई जेड
मैग्नीट्यूड स्क्वायर हुआ। अतः इस सेंस में P को हम प्रायिकता घनत्व भी कहते हैं, जो कि एकांक आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। और इस संदर्भ में चूंकि साई एक्स वाई जेड स्क्वायर प्रायिकता घनत्व है, इसलिए साई एक्स वाई जेड ये तरंग आयाम या प्रायिकता आयाम कहलाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम द्रव्य तरंगों में जो राशि परिवर्तित हो रही है उसको अगर साई एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करें, तो ये जो डायनेमिक बिहेवियर है मैटर वेव्स का, इसको व्यक्त करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, गति का समीकरण क्या होगा। और ये गति का समीकरण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि चित्सम्मत भौतिकी में किसी कण की गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन का समीकरण, न्यूटन का गति समीकरण, और विद्युत चुंबकत्व में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैक्सवेल के समीकरण। और ये श्रोडिंगर की बुद्धिमानी थी कि उन्होंने इस दिशा में प्रयास किया और जो क्वांटम पार्टिकल है या जो मैटर वेव से एसोसिएटेड पार्टिकल है उसके गतिज व्यवहार का वर्णन करने के लिए एक समीकरण प्रस्तावित किया जिसे हम श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को ज्ञात करने का वैसे कोई मेथड नहीं है, लेकिन इसे हम लॉजिकल आधार पर डेराइव करते हैं और इसको डेराइव करने के लिए जो भी इक्वेशन दी जाए, जिसको कि हम श्रोडिंगर इक्वेशन करें क्योंकि ये श्रोडिंगर के द्वारा दी गई है, इस इक्वेशन के दो मूल गुण होने चाहिए। एक तो ये रेखिक होनी चाहिए और दूसरे गुण के रूप में इसमें सिर्फ मूल नियतांक होने चाहिए। द्रव्यमान हो सकता है, h बार हो सकता है, जो व्युत्पन्न राशियां हैं जैसे वेग, संवेग, ये नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मूल जैसे h क्रॉस हो सकता है, द्रव्यमान हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि इस समीकरण का स्वरूप कैसा हो। तो इसके लिए हम जो अवकल समीकरण हैं, चूँकि इनका प्रयोग सबसे आसान है और इनके द्वारा ये जो ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं कि ये जो समीकरण है वो रेखिक होना चाहिए, समीकरण के जो गुणांक हैं उनमें सिर्फ मूल नियतांक होने चाहिए, इन प्रतिबंधों की भी आवश्यकता अवकल समीकरणों की सहायता से पूरी हो सकती है। अतः हम किसी अवकल समीकरण को काम में लेते हैं जिसका कि जो सॉल्यूशन है वो किसी समय t पर संवेग p और ऊर्जा E युक्त धनात्मक x दिशा में गतिशील कण के लिए तरंग फलन का जो स्वरूप है वो हो सकता है cos kx माइनस ओमेगा टी, साइन kx माइनस ओमेगा टी, e की पावर आयोटा kx माइनस ओमेगा टी या e की पावर माइनस आयोटा kx माइनस ओमेगा टी। इसमें से किसी एक को हम, क्योंकि कोस, साइन या e की पावर आई kx माइनस ओमेगा टी या e की पावर माइनस आयोटा kx माइनस ओमेगा टी, ये सभी जो तरंगीय स्वरूप हैं उनको व्यक्त करती हैं। इसलिए इनमें से किसी एक को हम तरंग फलन मान सकते हैं। और अवकल समीकरण के रूप में अगर हम डेल्टा 2 साई अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर बराबर
गामा डेल्टा 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को माने तो ये वेल नोन वेव इक्वेशन है, तरंग का समीकरण है। और इस तरंग समीकरण में जैसा कि आपको मालूम है, गामा जो है वो वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, v का वर्ग होता है, यानी गामा का जो मान है वो अगर v स्क्वायर हो तो ये तरंग समीकरण बन जाती है। और ये चूँकि एक अवकल समीकरण है और इस समीकरण का हल ऊपर ये जो हमने तरंग फलन माने हैं cos के x माइनस ओमेगा टी या sin के x माइनस ओमेगा टी या e की पावर प्लस माइनस आई के x माइनस ओमेगा टी, कोई भी एक हो सकता है। तो गामा का मान v स्क्वायर हो, और v स्क्वायर चूँकि आपको मालूम है ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर होता है। अगर हम h स्क्वायर से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये h स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर के स्क्वायर, और चूँकि E इक्वस टू एच क्रॉस ओमेगा होता है इसको हम E स्क्वायर लिख सकते हैं P इक्वस टू एच क्रॉस के, और फिर E इक्वस टू हाफ एम वी स्क्वायर से E स्क्वायर बराबर E इक्वस टू पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम होगा, इसलिए E स्क्वायर का मान P की पावर 4 अपॉन 4m स्क्वायर हो गया, P स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो गामा का जो मान है वो P स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस इक्वेशन को अवकल समीकरण माना जाए और कोस साइन या e की पावर प्लस माइनस आयोटा की x माइनस ओमेगा टी किसी एक को तरंग फलन माना जाए, तो उस स्थिति में गामा का जो मान है वो p स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर होगा। और चूंकि ये जैसा कि हमने माना था कि जो समीकरण है उसके दो मूल गुण होने चाहिए, एक समीकरण रेखिक होना चाहिए और दूसरा समीकरण के गुणांक में केवल मूल नियतांक होने चाहिए। तो ये मूल नियतांक नहीं है, डेराइव्ड नियतांक है। इस क्योंकि p आ रहा है, अगर p नहीं आता तब तो ये मूल नियतांक हो जाता, लेकिन p आ रहा है इसलिए ये मूल नियतांक नहीं है। इस कारण से ये जो इक्वेशन है इसका अवकल समीकरण, इसको इस मैटर वेव से एसोसिएटेड जो वेव है, जो गतिज व्यवहार के लिए ये जो अवकल समीकरण हमने माना है ये मान्य नहीं है, और इस कारण ये जो अवकल समीकरण है वो श्रोडिंगर समीकरण नहीं हो सकता। अब प्रश्न उठता है कि फिर किसको हम अवकल समीकरण माने, तो इसके लिए हम दूसरा प्रयास कर सकते हैं, और वो ये है कि डेल साई अपॉन डेल टी इक्वस टू गामा डेल्टा 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को अगर हम अवकल समीकरण माने और इसमें अगर गामा का मान आई एच क्रॉस अपॉन ट्वाइस एम हो तो ये अवकल समीकरण हो सकता है, क्योंकि गामा इक्वस टू आई एच क्रॉस अपॉन ट्वाइस एम ये सारे मूल नियतांक हैं, डेराइव्ड नहीं है। तो उस स्थिति में ये जो एक विमीय क्वांटम यांत्रिक तरंग समीकरण है इसका स्वरूप होगा डेल साई अपॉन डेल टी इक्वस टू आई एच क्रॉस अपॉन ट्वाइस एम डेल्टा 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये एक श्रोडिंगर समीकरण की भांति व्यवहार करती है। अब इसमें गामा का मान आई एच क्रॉस अपॉन ट्वाइस एम ही होगा, और ये श्रोडिंगर समीकरण है या अवकल समीकरण है। इसकी परीक्षा हम आगे की अन्य ऑनलाइन क्लास में करेंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।